Hello all, this is the last topic of Unit 4. तो अभी तक हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में सब चीज़ें समझ ली हैं, क्या होता है, क्यों होता है, क्या रीजंस हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, क्या एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को फॉर्म किया जाता है, मेगा डाइवर्सिटी क्या है, इंडिया इज़ अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन कैसे है, बहुत सारी चीज़ें. Now we'll understand last thing, which is the important thing, that is conservation of biodiversity. तो अब जब हम सब कुछ समझ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो हमें समझ में आ चुका है कि इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. यानी हर फॉर्म की लाइफ इज़ नेसेसरी ताकि वो अपना रोल निभा सके और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो एनिमल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो ह्यूमंस, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में हो, हर कोई अपना अपना रोल निभाते हुए अपनी प्रॉपर्टीज़ को एनवायरनमेंट में ऐड करता रहे और एनवायरनमेंट स्टेबली चलता रहे. इसी चीज़ के लिए हमको लोकल, नेशनल और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है. तो आज हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे किया जा सकता है. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द समरी ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. मैं यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ और बाद में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, जब हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी होंगी. पहली चीज़ है उसको नेचुरली प्रिजर्व करना, दूसरी चीज़ है उसको आर्टिफिशियली प्रिजर्व करना. तो जब भी हम किसी फॉर्म ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा काम होता है, पहली कोशिश होती है हम उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रिजर्व करें, कंजर्व करें. जब ऐसा नहीं हो पाता है या जहाँ पे एक्सट्रीम केसेस या सर्कमस्टांसेस होते हैं, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो कंजर्वेशन हम फुलफ़िल कर सकें. इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ इन सीटू एंड सेकेंड इज़ एक्स सीटू. ठीक है, इनके टाइप्स हैं, इनको हम अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. पहले हम समझ लेते हैं इन सीटू और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है. ओके, ठीक है. तो वी हैव इन सीटू conservation and ex situ conservation. What is in situ conservation? It means that the conservation of plants and animals and every form of life is to be done in their natural environment. कहने का मतलब क्या है? Say for example, हमें वाइल्ड एलिफेंट्स को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, तो हम इन सीटू कंजर्वेशन के रिस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं? हम नेचुरल उनका होम, जो भी उनका नेचुरल होम है, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि जंगल्स, वो उनका नेचुरल होम है, हम उनको उन्हीं के नेचुरल होम में प्रिजर्व करने के लिए अलाउ करें. तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये कैटेगरी कैसे हो सकती है? पहली चीज़ हम क्या करें, उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने दें और उनको हम अपनी तरफ से हार्म ना करें. यानी कि हम उनका शिकार ना करें, हम उनके रिसोर्सेज को करप्ट ना करें, हम उनके नेचुरल हैबिटेट को लॉस्ट ना होने दें, एट्सेट्रा. और इन सब चीज़ों को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लीगल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, विच इज़ वॉट, हम एक नेचुरल रिजर्व फॉर्म करते हैं. नेचुरल रिजर्व का मतलब क्या है? जहाँ पे आर्टिफिशियली रिसोर्सेज प्रोवाइड ना किए जा रहे हों, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको उसी तरह से रहने दें, जस्ट उसको देख रेख करें, उसका ध्यान रखने की कोशिश करें ताकि वो कंजर्वेशन प्रॉपरली हो सके. दिस इज़ इन सीटू कंजर्वेशन, यानी उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने देना और उसके बाद उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड कराना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन. व्हाट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन? व्हेन कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू बी डन outside their natural habitat. What is outside the natural habitat means? It means when we do all the process that we have done in situ conservation artificially कहने का मतलब क्या है? वही वाइल्ड एलिफेंट जिसको आप प्रिजर्व कर रहे थे उसके नेचुरल होम में, अब आप उसको प्रिजर्व या कंजर्व करने लगो किसी आर्टिफिशियल होम में, विच कैन बी अ जू,
तो आपने एक जू मेंटेन किया, उसके लिए एक अप्रोप्रिएट साइज़ का पिंजरा बनाया, उसमें आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगाए, उसको टाइम टाइम पे फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहे, तो वो एलिफेंट कंजर्व रहा। तो पर ये चीज़ आपने कैसे करी? आर्टिफिशियली करी। उससे उसका नेचुरल स्ट्रक्चर, नेचुरल होम, नेचुरल रिसोर्सेज लेके उसको वही सारे रिसोर्सेज आर्टिफिशियल फॉर्म में प्रोवाइड कराने लगे। नाउ दिस इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो हम इन दोनों कॉन्जर्वेशंस को डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि इन सिटू और एक्स सिटू कॉन्जर्वेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशंस के अंदर क्या आता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? इन सिटू। इन सब चीज़ों में अगर आपने गौर किया होगा, कॉमन चीज़ क्या है? ये उनको उनका नेचुरल हैबिटेट लॉस्ट नहीं होने देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन, जहाँ पे क्या आता है? सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर जर्म प्लाज्म, फील्ड जीन बैंक्स, इट इज़ बैंक्स, ये मिस्टेक है, फील्ड जीन बैंक्स, बोटानिकल गार्डन्स, एक्सपेरिमेंटल गार्डन्स, इसके अंदर जूज आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल थिंग फर्दर। ठीक है, तो हम ये समझ चुके हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, उनको नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करना है। हम कैसे करेंगे? इन सिटू कंजर्वेशन करेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन करेंगे, कुछ सीड बैंक्स बनाएंगे, जीन बैंक्स बनाएंगे, पॉलन बैंक्स बनाएंगे, डीएनए बैंक्स बनाएंगे। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? हमारी एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, हम क्या क्या करेंगे? हमें पॉइंट्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? हमें क्या करना है? रीस्टोर करना है बायोडाइवर्सिटी को, यानी जो भी बायोडाइवर्सिटी जिस किसी फॉर्म में लॉस हो रही है तो उसको वापस रीस्टोर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पार्टिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन। कैसे करेंगे? इस बारे में सभी लोगों को सचेत करना, जानकारी देना, नॉलेज प्रोवाइड कराना कि एनवायरमेंटल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम लोग अपना इंडिविजुअल रोल निभा सकते हैं। नेक्स्ट इज enacting and strengthening and enforcing environmental legislations. Legislation is with respect to laws and rules. तो हम हर चीज़ों के लिए, जैसे कि हम अपने ह्यूमन राइट्स के लिए अधिकार मांगते हैं, रूल्स मांगते हैं, लॉज मांगते हैं, वैसे ही हमें हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए कुछ रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बनाए जाएं और उनको स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और इसको हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस कर लिया है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, हमारे रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती रहेगी और उनका सप्लाई हमें हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेगा, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, दैट इज़ फॉरेस्ट रिसोर्स। और उनको हार्म करना यानी नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म करना, नेचुरल हैबिटेट को लॉस करना, जिसकी वजह से समस्याएं आएंगी। तो हमें क्या करना है? पॉपुलेशन कंट्रोल। नेक्स्ट इज रिव्यूइंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये पॉइंट भी हमने बहुत बार समझ लिया है। जिस फॉर्म में आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हो, आप जितने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, आप सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब कर रहे हो और आप बेसिकली लैंड के लेयर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसके वजह से उन रिसोर्सेज को उनके नेचुरल स्ट्रक्चर में रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। अगेन सेम पॉइंट, कंट्रोलिंग अर्बनाइजेशन। जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा उतना ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग शहर में आके बसेंगे उनकी नीड्स उस हिसाब से हो जाएंगी और उनके रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास वो स्ट्रक्चर बचेगा नहीं जो प्रोडक्शन दे रहा है। यानी अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करने लगेंगे रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल लैंड्स में, तो हमारे पास रिसोर्सेज की ऑलरेडी स्कैरिसिटी होने लगेगी। उसके बाद पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ, अर्बनाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ उन रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? 2 टाइम्स फास्टर हो जा रहा है प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, लास्ट इज कंजर्वेशन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। ये दिस इज अ ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी विच डील्स विद टेक्निकल नॉलेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जिसके थ्रू हम लोग इसके नॉलेज के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंजर्वेशन बेसिकली कैसे होगा। ठीक है, नाउ अब हम कुछ चीज़ें डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे इन सिटू से स्टार्ट करते हैं। इन सिटू इज साइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। सो इट इन्वॉल्व्स द कंजर्वेशन ऑफ टोटल इकोसिस्टम इन प्रोटेक्टेड एरियाज। अब आप देखिए, इन सिटू का मतलब क्या है? उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करना। तो हम ये चीज़ हर जगह नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे एरियाज़ क्या होते हैं? सिलेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्टिव एरियाज़ होते हैं।
तो अगर आप देखोगे हमारे क्लोजेस्ट इन सीटू एरिया क्या है, हमारा रामनगर का जो कॉर्बेट पार्क है, वो हमने उसको उसके नेचुरल स्ट्रक्चर में रखा हुआ है और उसके अंदर बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को हमने कंजर्व किया हुआ है। बट यही स्ट्रक्चर हम रैंडमली अगर हल्द्वानी में बनाना चाहे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास हल्द्वानी द सिटी इज़ नॉट बेसिकली सिलेक्टेड या प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सको। तो इन सिटू का इन्वायरमेंट कहाँ होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, ठीक है। और ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ किस किस नाम से आपने देखे होंगे या जाने होंगे, दैट इज़ नेशनल गेम पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर साइट्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स, ठीक है। तो इन सब को मिला के हमारे पास अराउंड 37,000 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि इतने एरियाज़ में स्पेसिफिकली हम बायोडाइवर्सिटी को उसके इन सिटू फॉर्म में कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। हम इन स्पेसिफिक चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑलमोस्ट सिमिलर समझ में आते हैं। क्या डिफरेंसेस है हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ये हमारे इंडिया के नंबर्स है, अभी आपने देखा 37,000 टोटल अराउंड द वर्ल्ड है, और उस 37,000 में से ये नंबर्स हमारे इंडिया में है, यानी इतने रामसर साइट्स हैं, इतने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैं, नेशनल गेम पार्क्स 94, सेंचुरीज 502 एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर 18 इन नंबर्स। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट नेशनल गेम पार्क्स। व्हाट इज गेम पार्क? इट इज़ बेसिकली नेशनल पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स are the protected areas where all kind of organisms are living and legal protection is provided to them, ठीक है। what is legal protection? यानी कि under certain laws, certain rules इन organisms को conserve करा जाता है, उनको harm करने वाले या होने वाले लोगों को strict legal actions को face करना पड़ता है। so they are strictly reserved for the protection, prevention and प्रोपोगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने अभी तक पॉल्यूशंस में समझी थी, जैसे कि ओवरग्रेजिंग थी, कल्टीवेशन था, है ना। ये सारी चीज़ें इस तरह के नेशनल पार्क में स्ट्रिक्टली बैंड होती हैं, यानी ग्रेजिंग जैसी, कल्टीवेशन, हंटिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ एट्सेट्रा। यानी हम इस तरह के नेशनल पार्क्स में से किसी भी तरह का कोई भी रिसोर्स लिविंग फॉर्म में, यानी ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स के फॉर्म में या प्लांट्स या किसी भी फॉर्म में हम उसको नहीं ले सकते, नहीं हार्म कर सकते। इसके अंडर सर्टेन रूल्स हैं, लॉज हैं, जिनके अंदर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो अभी हमने थोड़े पहले भी समझ देखा था, अराउंड 94 नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में। कुछ एग्जांपल आपने नाम बहुत सुना होगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये हमारे इंडिया के नेशनल पार्क्स में से का कुछ एक एग्जांपल है, ठीक है। नेशनल पार्क क्लियर है, यानी वो प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं और प्रोपोगेशन करते हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ्स का, ओके, ठीक है। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर लीगलाइज्ड प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड ओनली फॉर एनिमल। तो अगर आपने इससे पहले देखा होगा डेफिनेशन क्या कह रही थी, हम एनिमल्स के साथ साथ फॉरेस्ट के हर तरह के रिसोर्सेज को डील कर रहे थे, यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर प्लांट्स भी आ रहे थे, वहाँ पे सीड्स भी आ रहे थे, एनिमल्स के डीएनए भी आ रहे थे, प्लांट्स के डीएनए भी आ रहे थे, हर चीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम क्या करते हैं, वही सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, बट ओनली फॉर एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास प्राइवेट ओनरशिप भी होती है। तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं डायरेक्टली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के को हम लोग प्राइवेट ओनरशिप भी प्रोवाइड करा सकते हैं अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। तो करेंटली हमारे इंडिया में अराउंड 502 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल क्या है, ये है, जैसे थटिकट सेंचुरी, ओके। नेक्स्ट, ये हमारे वाइल्ड लाइफ नेचुरल पार्क्स का कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर ऑल बायोलॉजिकल स्पीशीज आर गिवन प्रोटेक्शन एंड मल्टीपल लैंड यूज इज परमिटेड, ठीक है ना। अगेन बायोस्फीयर रिजर्व्स में और पिछले दोनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है, ये अब ये क्या कर रहा है, ये हर फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को
कंजर्वेशन प्रोवाइड करा रहा है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो हर फॉर्म के अंदर क्या आता है, एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। बट साथ ही साथ ये क्या करता है, आपको उस वहाँ पे पाई जाने वाली लैंड को का अलग अलग फॉर्म में यूज़ करने के लिए अलाउ करता है। यानी कि अगर आपके पास कोई लार्जर स्पेस एरिया है लैंड का, तो आप वहाँ पे कुछ कल्टीवेशन भी कर सकते हो। कोई लैंड ऐसा एरिया जहाँ पे आप फिशरीज़ कर सकते हो, आप पोल्ट्री कर सकते हो। तो अलग अलग चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो लैंड के रिस्पेक्ट में। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स नेशनल पार्क जैसे ही होते हैं, बट इसके साथ साथ हम वहाँ पे लैंड को मल्टीपल फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर हम लोग बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जैसे अगर आपने देखा होगा, हमने बहुत इनिशियली स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ट्राइबल लाइफ्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है जैसे जैसे एनवायरमेंटल हार्म होने लगता है, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज नेचुरली ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो कहीं मार्केट में नहीं जाते, किसी तरह से रिसोर्सेज को परचेज़ नहीं करते हैं। उनका काम क्या होता है, नेचुरली रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना। तो वो हम यहाँ पे इस बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर वहाँ के नेटिव ट्राइबल्स को भी उसके अंदर लेके आते हैं। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन तो होती ही है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे भी हमने बताया, फिशरीज, पोल्ट्री, उनको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, प्लांट्स को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये क्या होती है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपने सुना होगा, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा जाता है। हेरिटेज साइट के अंदर यानी ऐतिहासिक उनका कुछ योगदान होता है, उनकी कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, उसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखते हैं। ठीक है, दीज आर इंटरनेशनली वेल नोन बायोडाइवर्सिटी एरियाज आइडेंटिफाइड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पे हर कंट्री में कुछ सिलेक्टेड हेरिटेज साइट्स होती है नेचुरल कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ के लिए, उनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। इनकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस के द्वारा रिकग्नाइज़ किए जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के द्वारा आइडेंटिफाई की जाती हैं, कुछ होती हैं जो उनके स्पेशल डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, कुछ इवोल्यूशनरी फीचर्स होते हैं, जैसे कि कुछ स्पीशीज़ उस पर्टिकुलर एरिया में रह के किस तरह से इवॉल्व हुई है, किस तरह से उन्होंने नए रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना सीखा है, अडेप्टेशन करना सीखा है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट को चुना जाता है। कुछ एग्जांपल हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, ये है हमारा। ओके, तो ये थे हमारे इन सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। और एक्स सीटू कंजर्वेशन इज ऑफलाइन कंजर्वेशन, यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाने की अनुमति है। तो यानी अब हम उनको उनके आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रख कर भी कंजर्व करने के लिए अलाउड है। तो अब क्या डिफरेंस होगा उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रखने और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखने में? जब आप उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखते हो तो आप कुछ और स्पेसिफिक चीज़ों को कंजर्व कर सकते हो। जैसे कि जब आप उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रख रहे हो तो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके इंटैक्ट वर्जन में रखते हो। कहने का मतलब क्या है, प्लांट एक्चुअल फॉर्म में रहेंगे, एनिमल्स जैसे दिखते हैं वैसे ही रहेंगे। बट ऑफलाइन रखने का मतलब क्या है, आप उनके स्पेसिफिक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हो, जैसे कि उनके स्पेसिफिक जीन्स को, उनके किसी टिश्यू कल्चर को, उनके प्लांट्स के सीड्स को, पॉलिन्स को, उनके जीन्स को, उनके डीएनएज को एक्सेट्रा, और एनिमल्स को इंटैक्ट एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो किसी स्पेसिफिक पोर्शन, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को एडिशनली आप प्रिजर्व कंजर्व कर रहे हो फॉर फ्यूचर यूज़, फॉर फ्यूचर रिसर्चेज, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को स्पेसिफिकली डील करता है। तो मानो अगर हमारे पास कोई स्पीशी किसी एनिमल की काउंट में बहुत कम रह गई है, 1 या 2, आप उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रख कर वहाँ डिग्रेड होने के लिए नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि वहाँ पे वो
हो सकता है वो प्रॉपर रिसोर्सेज ना मिल पाने की वजह से वो एंडेंजर्ड हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से एंडेंजर्ड हो रहे हैं। तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट शिफ्ट करते हैं ताकि उनको हम ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करा सकें, ज़्यादा बेहतर रिसोर्सेज दे सकें। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, आपके जूज आ जाते हैं, जूज, बोटानिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, पॉलन बैंक, सीड बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक, टिश्यू सेंटर, टिश्यू कल्चर सेंटर, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सिटू कंजर्वेशन के अंदर आ जाती हैं। एक एक करके हम इनको समझेंगे। जू, सबने जूस देखे हैं, सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो वो लोग जू बेसिकली क्रिएट क्यों करते हैं, उनको आर्टिफिशियली कंजर्व करने के लिए, दैट इज़ वन विच इज़ वेरी करेक्ट। दूसरा रीज़न होता है फॉर एनिमल ब्रीडिंग, फॉर री इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, मानो दो ही स्पीशीज़, किसी स्पीशीज़ के दो ही हेड काउंट रह गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उन दो हेड काउंट को ख़त्म होने का इंतज़ार ना करते हुए उनको किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारी कोशिश ये हो कि हम उसको उसके आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ज़्यादा नरिशमेंट दे सकें, ब्रीडिंग की हेल्प से उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें, उनको री इंट्रोड्यूस करा सकें कुछ फीचर्स से, कुछ एक्सरसाइजेस से, जिनसे वो वापस रीगेन कर सके अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, अच्छा, द सेकेंडरी एम इज़ टू एजुकेट द पब्लिक, लोगों को सिखाना समझाना कि ये स्पीशीज़ काउंट में बहुत कम रह गई है, इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, उनके बेसिक फीचर्स, उनके एक्टिविटीज़ से लोगों को अवगत कराना। तो हमारे पास बहुत सारे जू हैं हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत सारे जू हैं हमारी कंट्री में ही काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बोटानिकल गार्डन, ये भी सबने बहुत बार देखे होंगे, सुने होंगे। बोटानिकल गार्डन्स का काम क्या होता है, बेसिकली आर्टिफिशियली गार्डन्स क्रिएट करना, जो आर्टिफिशियली प्लांट्स की अलग अलग स्पीशीज़ को कंजर्व करते हों। ये उनको आर्टिफिशियली नरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, समटाइम्स क्रॉस ब्रीडिंग की हेल्प से नई स्पीशीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो देयर आर estimated to be around 1600 botanical gardens throughout the world, and these receives over 150 million visitors a year. ठीक है, in a year. तो the Botanical Garden Conservation Institute BGCI was set up in 1987 and its role is to collect and make available information on plant conservation. तो botanical gardens का काम क्या होता है, specifically plants को conserve करने के लिए हम botanical gardens को use करते हैं, जिनकी basically एस्टिमेटेड स्पीशीज़ 60,000 तक की है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सीड बैंक्स, आप बहुत इजीली वर्ड से समझ पा रहे होंगे। सीड बैंक्स क्या है, अलग अलग तरह के प्लांट्स के सीड्स को कंजर्व करना। हमने एक बार जब हमने लैंड रिसोर्सेज पढ़ा था तब हमने समझा था कि सीड्स प्लांट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने लगते हैं, कुछ चेंजेस डिस्प्ले करने लगते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगते हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करने लगते हैं, जिनसे उन प्लांट से मिलने वाले रिसोर्सेज का एक्चुअल न्यूट्रिशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो सीड बैंक्स का काम क्या होता है, उनके ओरिजिनल सीड्स को, उनके एक्चुअल मोस्ट फर्टाइल सीड्स को किसी जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए प्रिजर्व करना, स्टोर करना, कंजर्व करना, ताकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर अगर वो स्पीशीज़ कभी लॉस्ट हो जाती हैं तो इनसे हम उनको री इंट्रोड्यूस करवा सकें। preserving the seeds for use later is a long process. It involves cleaning, X-ray analysis, drying and packaging and storage, germination monitoring etc. ये बहुत लंबा प्रोसेस है सीड बैंक के लिए। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग सीड बैंक्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपके सीड बैंक का। नेक्स्ट इज जीन बैंक, सिमिलर प्रोसेस, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स के लिए के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, यानी उनके जीन्स को कलेक्ट करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस धीरे धीरे आने वाली स्पीशीज़ में होते जा रहे हैं और उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जिसको प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की ज़रूरत है। जीन बैंक्स प्रिजर्व्स द स्टॉक ऑफ बोथ सीड्स एंड वेजिटेटिव मटेरियल। ओके, नेक्स्ट इज मेजर, कुछ मेजर जीन बैंक्स हैं इंडिया के, प्लीज़ ये नाम देखिए।
ओके, ठीक है। जीन्स बेसिकली इस तरह से कुछ कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया हमने किस तरह से कंजर्वेशन होता है इन सीटू एंड एक्स सीटू दोनों के अलग अलग टाइप्स, एग्जांपल्स हमने समझ लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।